सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य पुनः पीयूषं द्वितीय भागस्य नूतन अध्यायेन सह भवन्तः समक्षे अहं डॉक्टर पल्लवी अस्मि। आज फिर आपके सामने पीयूषम द्वितीय भाग का एक नया अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस अध्याय में बच्चों आप सभी संस्कृत साहित्य से संबंधित उसमें लेखकों एवं लेखिकाओं सभी के विषय में जानेंगे। इससे पूर्व मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ और उनका परिचय आपसे करवाना चाहती हूँ। तो देखिए इन तस्वीरों को और पहचानिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज आपका परिचय करवा रही हूँ मैं संस्कृत साहित्य में लेखकों के योगदान को। कुछ को जो कि महत्वपूर्ण जिनकी रचनाएं हैं उनको मैंने यहाँ पे उपस्थित करने की कोशिश की है। तो देखिए, संस्कृत साहित्यस्य लेखकाः सन्ति विद्यापतिः। भवन्तः सर्वे जानन्ति विद्यापतिः विषये। कः पाठः पठितम्? अलस्कथा। विद्यापतिः रचितं पाठमासीत् अलस्कथा। विद्यापति ने ही लिखा था ना, याद है या भूल गए? उसके बाद यहाँ देख रहे हैं जयदेव, इसके आगे विशाख दत्ता, इसके आगे कालिदास। और कालिदास के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, इनसे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। भवभूति और भवभूति, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सभी संस्कृत साहित्य के अमूल्य धरोहर हैं ये, जिन्होंने साहित्य रचना में अपना अधिकाधिक योगदान दिया है। और इनके साथ साथ महिलाओं ने भी अपने योगदान दिए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देखें हम इस माध्यम से। प्रिय छात्राः, वयमत्र किं पश्यामः? संस्कृत साहित्ये लेखिकाः। तासां मध्ये मिथिलेश कुमारी मिश्र, पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, ये सभी महान विदुषियां हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य के खजाने को पूर्ण करने का कार्य किया है। इनके योगदानों को हम कमोबेश हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। इनकी रचनाओं में कुछ की चर्चा हमारे पाठ में भी आएगी, जिसे आज का हमारा शीर्षक तो अभी पता चला ही आपको। क्या होगा शीर्षक? आज का शीर्षक हमारा है संस्कृत साहित्य लेखिकाः। अद्य संस्कृत साहित्य लेखिकाः विषये वयं पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति संस्कृत साहित्य लेखिकाः। तो पाठ की शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है? आप भी अपनी पुस्तकें अपने सामने खोल कर बैठ जाएं और साथ साथ पढ़ना है आपको। अपनी जिज्ञासा को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसको और पूर्ण करना है, बढ़ाना है। तो बच्चों, आपने देखा इस चार्ट के माध्यम से कि संस्कृत साहित्य में लेखकों के साथ साथ लेखिकाओं का भी योगदान रहा है। और इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भाई आम जिंदगी में भी अगर हम नज़र से देखें तो ये दिखता है कि पुरुषों के साथ साथ नारियों ने भी अपनी अहम भूमिका हमेशा सभी जगह निभाई है। आप अपने परिवार में ही देख लीजिए। परिवार में देखिए किस तरह से आपके पिताजी अगर बाहर कार्यरत हैं, माता भी अगर कार्यरत है, तो किस तरह से दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर दोनों कार्य करते हैं और आपके पालन पोषण में भी कहीं कोई कमी नहीं आने देते, है ना? तो इस प्रकार से आपका परिवार बड़े ही अच्छे ढंग से चलता है और किसी को कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलता।
ये वैदिक काल से ये चला आ रहा है ना, कि महिलाओं ने शासन व्यवस्था से लेकर लेखन में भी अपना कमोबेश योगदान उन्होंने दिया ही दिया है। तो आज का पाठ हमारा स्त्रियों को समर्पित है और शीर्षक तो पता ही हो गया, संस्कृत साहित्य लेखिका। इनके योगदानों को जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। आप अपनी पुस्तकें तो आपने खोल ही ली हैं, तो शुरू करें फिर। चलिए। समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्चलति, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, समाज की गाड़ी जो होती है वो पुरुषों और नारियों के सहयोग से ही चलती है। अगर कोई कहता है कि केवल पुरुषों से ही समाज चलता है, सर्वथा गलत है ये, है ना। आप तो देख ही रहे हैं ना किस तरह नारियों का भी इसमें योगदान है ना। आगे देखें। साहित्य अपि उभयोः समानम महत्वम, और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है ना। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोऽपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। आजकल क्या है, सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश को प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, और प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में और साहित्य की समृद्धि में नारियों का योगदान कमोबेश प्राप्त होता ही रहा है ना। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरणे तासाम योगदानम ज्ञायते। और इस पाठ में भी किनकी चर्चा की गई है, तो संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के नाम की चर्चा की गई है। अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा की गई है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के खजाने को पूर्ण करने का कार्य किया है, अपने योगदान उन्होंने दिया है। ये इस माध्यम से प्राप्त होता है। तो बच्चों फिर देखते हैं आगे फिर क्या है। यह निबंधात्मक शैली में यह पाठ आपका लिखित है, पता है आपको। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, पाठों का विभाजन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि निबंधात्मक शैली में है, संवादात्मक शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली में है और पद्यात्मक शैली में है। तो ये आपका निबंधात्मक शैली में यह पाठ लिखित है। तो आगे कुछ इस प्रकार से यह निबंध आगे की ओर बढ़ रहा है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। यह विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित हुआ है, तो विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा यह विशाल संस्कृत साहित्य संवर्धित हुआ है, बढ़ाया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः भवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। हाँ, क्या कहा कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों ने अपनी भूमिका निभाई है, अपने योगदान दिए हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है और ध्यान दिया है। आगे फिर क्या है, आगे देखें फिर। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। और वैदिक काल में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नियां भी मंत्रों की दृष्टा रही हैं, है ना। और फिर आगे देखें उन ऋषि पत्नियों में कौन कौन सी थी, तो देख रहे हैं ना बच्चों किस तरह से वैदिक काल में भी स्त्रियों का योगदान प्राप्त हो रहा है ना। वैदिक काल में भी केवल पुरुष ही नहीं बल्कि ऋषि ही केवल मंत्रों के दृष्टा नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनकी पत्नियां भी मंत्र दृष्टा हुआ करती थीं। आगे फिर पढ़ें। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघम्बृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में भी 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है, उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाघम्बृणी प्रमुख थीं। तो बच्चों देखा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन प्राप्त होता है ना। आगे फिर देखें
बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। और बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी, जो कि दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि थी और जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा भी दिया करते थे, है ना। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाक्षणवी तिष्ठति स्म। और जनक की सभा में गार्गी जैसी महान विदुषी जो कि शास्त्रार्थ में कुशल थी वो रहा करती थी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ना किस तरह स्त्रियां कहाँ कहाँ पे उपस्थित हैं और उनका उल्लेख मिल रहा है आपको जानकारी भी प्राप्त हो रही है ना, है ना। तो आगे फिर देखें, महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतम अनुशीलन परायाः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। हाँ, और महाभारत में भी जीवन पर्यंत, जीवन भर क्या है, वेदों का अनुसरण करने वाली स्त्रियों का वर्णन प्राप्त होता है। फिर आगे देखें, इससे आगे क्या है। तो बच्चों देखा आपने, वैदिक काल से आरंभ करके हमने उन्हें ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में भी महिलाओं के योगदान को हमने देखा। अब लौकिक साहित्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखें फिर आगे, लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवयित्रीणां 150 पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततः लभ्यन्ते। और लौकिक साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 150 पद्य, 40 कवित्रियों के 150 पद्य, ठीक है, स्पष्ट पद्य आपको जहाँ तहाँ प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, और तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, और उनमें विजयांका को प्रथम माना गया है। सा च श्याम वर्णा आसीत् इति पद्यानेन स्फुटी भवति, और वह श्याम वर्ण की थी, यह इस पद्य के द्वारा स्पष्ट होता है। श्याम वर्ण कहने का तात्पर्य, वर्ण दो तरह के हैं ना, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। तो विजयांका श्याम वर्णा थी, यह इस पद्य से स्पष्ट होता है। तो देखें पद्य क्या है हमारा, तो इसे इस पद्य के द्वारा देखें किस प्रकार विजयांका के बारे में क्या कहा जा रहा है। नीलोत्पलद्यामां विजयांकां मजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता शुक्ला सरस्वती। एक बार फिर से देखें, अब तो पढ़ना आ गया है ना, कैसे पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर, है ना। क्या है, नीलोत्पल श्यामां विजयांकां मजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता शुक्ला सरस्वती। और इसके बाद क्या करते हैं फिर हम लोग, श्लोक के पढ़ने के बाद इसका अन्वय करते हैं। तो करें अन्वय। नीलोत्पल दल इव श्यामां विजयांकां अजानता दंडिना सरस्वती पृथा एव सर्वशुक्ला प्रोक्ता। हाँ, ये अन्वय हो गया। अब अन्वय के बाद क्या करने वाले हम लोग, उसके अर्थ को जानेंगे। तो अर्थ तो अब स्पष्ट हो रहा है ना, स्पष्ट हो गया ना, नहीं तो चलिए देखें अर्थ को। नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की विजयांका को नहीं जानते हुए दंडी ने व्यर्थ ही कहा है कि वह सर्वशुक्ला अर्थात सबसे सुंदर सरस्वती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विजयांका तो श्याम वर्ण की थी, ऐसा तो है ना, पता है ना, हमने पढ़ा अभी कि विजयांका किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। लेकिन दंडी ने उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कह दिया। तो उन्होंने व्यर्थ में नहीं कहा, बल्कि उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी रचनाओं की वजह से, उनकी रचनाएं इतनी अधिक प्रकाशित करने वाली थीं, जिसकी वजह से दंडी मजबूर हो गए उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती की उपाधि देने पे। तो फिर आगे और बढ़े, इससे आगे निबंध किस तरह आगे और बढ़ता जा रहा है, और देखें अब आधुनिक काल में क्या होता है। तो फिर विजयांका के बारे में फिर क्या कहा जा रहा है, देखें। तस्याह काला अष्टम शतकम इत्य अनुमीयते, उनका काल, उनका समय कब का माना जा रहा है, तो 8वीं शताब्दी का माना जा रहा है। अर्थात विजयांका 8वीं शताब्दी के आसपास की रही होंगी, है ना। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवः मन्यन्ते। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं।
लेकिन आगे देखते हैं फिर कि क्या वही थी विजयांका। तो और फिर किम च शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृतयोः दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुट पद्यैः प्रसिद्धाः। और इस श्रेणी में देव कुमारिका, शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा जैसी इत्यादि अनेक दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों की वजह से प्रसिद्ध थीं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे देखते हैं, आगे फिर किन की चर्चा आ रही है। इसमें कौन कौन से नाम आ गए? इसमें नाम आए आपके शीला भट्टारिका, हाँ, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका इत्यादि के नाम अभी आए। इससे पहले भी 5 नाम आए थे, याद है ना? सभी को याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी, है ना? तो आगे देखें फिर और कौन कौन सी लेखिकाएं आती हैं। तो बच्चों अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? अब हम लोग राजाओं की तरफ पहुँच रहे हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्निति विदितमेव। क्या कहा कि विजयनगर के राजाओं ने भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किया, ये तो सभी लोग जानते हैं। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञया अभवन। और उनके महलों में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुआ करती थीं। हाँ, कंपन रायस्य 14 शतकम राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरई विजय घटनाम आश्रित्यम और रचयत। और कंपन राय के रानी जो थी गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजय नामक काव्य की रचना की, किसका आश्रय लेकर इस काव्य की रचना किया था उन्होंने? तो अपने ही स्वामी अर्थात अपने ही पति के विजय घटनाओं पे आधारित इस काव्य की उन्होंने रचना की और नाम था उसका मधुरा विजयम। तो इस प्रकार से आपके समक्ष विभिन्न लेखिकाओं की विभिन्न रचनाएं भी सामने आती जा रही हैं, आप उनसे भी परिचित होते जा रहे हैं। और इसके बाद फिर देखें हम आगे क्या होता है। तो तत्र अलंकारा नाम सन्निवेशः आवर्जिको वर्तते। और उसमें अलंकारों का प्रयोग इतने सुंदर ढंग से है कि आपको उन काव्यों को पढ़ने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञे तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। और उसी राज्य में, किस राज्य में? जिसकी चर्चा हमने पहले की, विजयनगर राज्य। तो विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने क्या किया? वरदाम्बिका परिणय जैसे प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना कर डाला। अब प्रौढ़ चंपू काव्य क्या होता है? तो ये रचनाएं होती हैं जो अत्यंत ही विकसित होती हैं। तत्र संस्कृत गद्य से छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। और उसमें प्रौढ़ चंपू काव्य में क्या है? तो संस्कृत गद्य की इतनी सुंदर छटा है और इतने सुंदर पदावलियों का उसमें प्रयोग किया गया है ललित पद विन्यास के द्वारा कि आप उसकी शोभा को वो बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य का सबसे दीर्घतम पद्य भी इसी प्रौढ़ चंपू काव्य में प्राप्त होता है। तो एक चीज तो आपको पता चला ना कि सबसे लंबा दीर्घतम समस्त पद किसमें प्राप्त होगा? तो वरदाम्बिका परिणय प्रौढ़ चंपू काव्य में। तो फिर आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं फिर देखें। तो बच्चों वैदिक काल को देखा हमने, हाँ, उसके बाद उपनिषदों में देखा महिलाओं के योगदान को, फिर लौकिक साहित्य में देख लिया। अब आधुनिक काल में भी देखें कि किनका कहाँ योगदान है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 18 शतकम नवतितः 1953 ईस्वी पर्यंतम नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जिनका समय दिया हुआ है 1890 से 1953 ईस्वी तक, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। और उन्होंने क्या किया? पंडिता क्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के
जीवनी पर आधारित उन्होंने एक काव्य की रचना कर डाली जिसका नाम शंकर चरितम पड़ा। और इसके बाद फिर देखें आगे की रचनाएं और क्या थी। अग्रे पश्यामः वयम, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या लिखा है, पंडिता क्षमा राव ने क्या क्या लिखा, वो गांधी दर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थीं। तो उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा, मीरा लहरी लिखा, कथा मुक्तावली को लिखा और विचित्र परिषद यात्रा और फिर क्या लिखा, ग्राम ज्योति को लिखा। इस प्रकार अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की। आगे फिर देखें तो बच्चों देखिए धीरे धीरे क्रम कहाँ वर्तमान काल की ओर आ चुका है ना। आधुनिक काल में हमने देखा कितनी लेखिकाओं का योगदान रहा, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं। और वर्तमान काल में देखें कि कौन कौन सी लेखिकाओं ने किन किन रचनाओं को लिखा है। ठीक है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और वर्तमान काल की लेखन में लीन कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमार मिश्र इत्यादि कवयित्रियाँ जो हैं वो प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करने का कार्य कर रही हैं। और बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनमें जो वर्तमान काल की लेखिकाओं में मिथिलेश कुमार मिश्र का नाम आया है, तो ये मेरी गुरु भी रही हैं और ये महान विदुषी थी। संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी ये इन्होंने अपनी विदुषता प्रदर्शित किया है। इनका वैदुष्य जग जाहिर है। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें आपको पढ़ने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस निबंधात्मक शैली में प्रस्तुत संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को हमने पढ़ा। इसमें विभिन्न लेखिकाओं को देखा, उनकी रचनाओं को जाना और पाठ को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अब क्या करना है, इस पाठ में शब्दार्थ भी दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है ना। व्याकरण पक्ष में आपके संस्कृत संधि विच्छेद हैं, समास विग्रह हैं, तो उन सभी को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है, आपको कंठस्थ करना है। और उसके बाद तब हम लोग करेंगे अब अभ्यास के प्रश्न, वो हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं और आप दोनों मिलकर करेंगे। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न की ओर। तो आज के अभ्यास में सबसे पहले हम लोग मौखिक अभ्यास करेंगे। मौखिक में क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न है जिसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। और प्रश्न है हमारा, विपुलम किम अस्ति, विपुलम किम अस्ति, पाठम तो पठितम ना, तो बताइए क्या है, विपुल क्या है। संस्कृत साहित्यम बहुशोभनम, संस्कृत साहित्यम विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। तो बच्चों मौखिक अभ्यास के दूसरे प्रश्न में हम अब दूसरे प्रश्न का हल देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, पदार्थानाम पदार्थम वदत, पदार्थानाम अर्थम वदत, पदार्थम वदत। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः। संस्कृत में ही उत्तर देना है, हिंदी में उसके अर्थ नहीं बताने। तो क्या होगा, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति इसका अर्थ होगा। और ये प्रश्न एक तो मैंने बता दिया, बाकी का जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, बाकी के प्रश्न किससे करने हैं, मुझे नहीं करने हैं, बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, अब आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो बच्चों मौखिक अभ्यास के दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, दूसरे प्रश्न में हमें पदार्थों के अर्थ बताने हैं। पदार्थानाम अर्थम वदत, लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः, लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः, अर्थः अस्ति प्राप्नुवन्ति, किम अर्थः अस्ति, प्राप्नुवन्ति। ठीक है, तो इसके बाद के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। ठीक है ना, जैसे पिछले पाठों में हमने किया, एक प्रश्न मैंने बताया, बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने थे। तो अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अस्मिन् खंडे वयम लिखित अभ्यासः करिष्यामः। इस खंड में हमें लिखित अभ्यास करना है। और पहला प्रश्न है हमारा,
कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर तो आपके ध्यान में है ना? पाठ तो हमने पढ़ लिया है। बिल्कुल, वैदिक युगे उत्तर है हमारा, वैदिक युगे बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला और बाकी के प्रश्न इसके कौन करेंगे? वाह क्या बात है, अब तो आप बिल्कुल समझदार हो गए हो, आपको स्वयं करने हैं। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो बच्चों, प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठा फिर कि प्रश्न संख्या 2 कहाँ गया? प्रश्न संख्या 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो वो आप स्वयं ही कर सकते हैं क्योंकि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। तो मैं आपको प्रश्न संख्या 3 बताने जा रही हूँ। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना है, देखें फिर। पहला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेदे कति ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेदे कति ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। उत्तरमस्ति ऋग्वेदे 24 ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। उत्तर पता चला क्या है? ऋग्वेदे 24 ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। और इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 3 का एक प्रश्न किया और बाकी के प्रश्न आपको स्वयं ही करने हैं, याद है ना? एक प्रश्न मैं बताऊंगी और बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का एक प्रश्न मैंने बताया, अब बाकी के प्रश्न किसे करने हैं? मुझे? आपको करने हैं। तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे और हम बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्नों के इस क्रम में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें पर्याय पद को बताना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि आपके पुस्तक में एक उदाहरण भी दिया हुआ है जिसमें विशालम का पर्याय पद बताया गया है। विशालम अर्थात विपुलम। ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें करना है। वृथा, वृथा के लिए पर्याय पद लिखना है। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ में, तो इसका हमने संस्कृत में पर्याय लिख दिया व्यर्थम। ये हमारा उत्तर पूर्ण हुआ। अब बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। बच्चों, अब तो आप मेरे मनोभावों को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, है ना? जैसे ही मैंने बोला एक मैंने बना दिया, आपने बोला कि बाकी के हमें खुद करने हैं। बिल्कुल, तो बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। तो इस प्रश्न में आपको वाक्यों का निर्माण करना है। वाक्यानि रचयत, कुछ पद दिए गए हैं, उससे आपको वाक्यों का निर्माण करना है। कैसे करना है आपको याद है ना? मैंने बताया था कर्ता और क्रिया का समन्वय सही होना चाहिए। तो देखें कैसे वाक्य बनाया हमने। तो दिया हुआ पद है हमारा सभायाम। कौन सी विभक्ति हो गई? सभायाम, सप्तमी विभक्ति। मूल शब्द हो गया सभा, ठीक है, मूल शब्द सभा हो गई और इसमें सप्तमी विभक्ति, तो अर्थ क्या हुआ? सभा में। अब हमारा वाक्य क्या बनेगा? सभायाम स्त्रियः अपि उपस्थिताः सन्ति। सभायाम स्त्रियः अपि उपस्थिताः सन्ति, अर्थात सभा में स्त्रियां भी उपस्थित हैं। तो वाक्य हमने बनाया, क्या बनाया? सभायाम स्त्रियः अपि उपस्थिताः सन्ति, अर्थात सभा में स्त्रियां भी उपस्थित थीं, उपस्थित हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बनाया। इसके शेष कौन बनाने वाले हैं? शेष वाक्य का निर्माण आपको स्वयं करना है। और इस तरह से इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा। बच्चों, इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इस प्रश्न में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसमें पुरुष पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाना है, निर्माण करना है, तो वहाँ स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस प्रश्न में टाप प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ट और प का लोप हो जाएगा और शेष बचेगा आ। तो प्रश्न को देखें। प्रश्न है हमारा लेखक धन टाप, लेखक धन टाप।
शब्द क्या है? लेखक, और इसमें टाप प्रत्यय लगाया और रूप बन गया, नया शब्द क्या बना? लेखिका। पहले लेखक था पुल्लिंग में, और जब हमने इसे टाप प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया? लेखिका। अब ये स्त्रीलिंग हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं। और बाकी के इसमें जो भी प्रश्न है इस प्रत्यय से संबंधित, स्त्री प्रत्यय से संबंधित, वो आपको स्वयं बनाने हैं। और अब अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, और यह इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें बहुत सावधानी से इस प्रश्न का हल करना है, क्योंकि इस प्रश्न में क्या करना है, देखिए दिया हुआ है ना, इसमें लंग लकार का इस्तेमाल करना है आपको। साधारण रूप में दिया हुआ है गच्छति स्म, हाँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लंग लकार में गच्छति स्म देखना है, उसका लकार पुरुष और वचन देखना है। तो गच्छति किस पुरुष में है, किस वचन में है, बस उसी के अनुसार उसे लंग लकार में व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 7 में क्या बोला जा रहा है? रेखांकित पदानाम कृते अन्य पदानि योजयत, अर्थात जो रेखांकित पद हैं उनके लिए दूसरे पद आपको लिखना है। तो दूसरे पद कहाँ से आएंगे? देखा हमने, जो रेखांकित पद हैं वो हमारे भूतकाल में है, अर्थात संस्कृत में लंग लकार में। ठीक है, तो लंग लकार का उसी पुरुष उसी वचन का हमें लेकर और यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न है, बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। क्या अर्थ हुआ इसका? बालक जो है वो प्रतिदिन विद्यालय जाता था। तो लंग लकार में क्या बनेगा इसका? बस धातु को लंग लकार में कर देना है। इसका क्रियापद गच्छति स्म है ना, उसके जगह पे हमें लंग लकार का रूप लेकर और यहाँ लिख देना है। और उत्तर हो जाएगा हमारा बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं अगच्छत। अगच्छत क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया थी, बालक के अनुसार उसकी क्रिया हो गई और हमारा वाक्य बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। और क्या लिखा हमने? बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं अगच्छत। तो इसी प्रकार से बाकी के प्रश्नों में कहीं आपको प्रथम पुरुष बहुवचन के क्रियापद होंगे, तो आपको बहुवचन का रूप लेकर और उसे वाक्य में रख के और वाक्य का पुनः निर्माण कर देना है। तो प्रश्न संख्या 7 मैंने पूरा कर दिया। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब आपको अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में सारे प्रश्नों का हल लिखना है और लिखकर अपना कार्य पूर्ण करना है और पाठों को खूब अच्छे से याद रखना है। और अंत में जैसा कि मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देती हूँ, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको स्वयं करने हैं। तो इस पाठ के अंत में भी आपको पूरे जितने भी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं वो आपको मैं दूंगी और उसके हल आप अपनी उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ लिया, अभ्यास के प्रश्न भी कर लिए। अब सबसे अंतिम में आपके योग्यता विस्तार दिया हुआ है ना, तो उसे भी हमें छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमारी योग्यता विस्तृत होगी, हमारे अंदर की योग्यता विकसित होगी। तो इसमें भी आपको महिलाओं से संबंधित बहुत सी बातों का ज्ञान होगा। तो चलिए देखें फिर क्या है इसमें। अनेन पाठेन संस्कृत साहित्यस्य विकासे महिलानां योगदानस्य चर्चा कृता अस्ति। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा की गई है। जैसा कि हमने पढ़ा पाठ में, है ना, बात तो समझ में आ रही है। तो आगे बढ़े फिर। अस्य पाठस्य संदेशः अयम् अस्ति यत् वैदिक युगतः आधुनिक समयं यावत् ऋषिकाः कवयित्रयः लेखिकाश्च संस्कृत साहित्यं संवर्धयन्त्य सन्ति। ठीक है, क्या है इसमें कि इस पाठ का यह संदेश है कि वैदिक युग से लेकर आधुनिक समय तक किस प्रकार से कवयित्रियों ने, ऋषिकाओं ने, ऋषि पत्नियों ने, हाँ, और लेखिकाओं ने संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने का कार्य किया है और उसे बढ़ाने का कार्य किया है। तो इनके अमूल्य योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदानों को एकदम ध्यान में रखना है और इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे
प्रश्न होंगे उनको आपको अच्छे से आप उत्तर कर सकते हैं। तो आगे भी इनके योगदानों को हम देखते हैं। संस्कृत लेखिका नाम सुदीर्घा परंपरा वर्तते। संस्कृत लेखिकाओं की बहुत लंबी परंपरा है। अनुसंधानेन तथ्यमिदं स्पष्टं भवति यत् महिलाः अपि पुरुषैः सह संस्कृतस्य सेवां कृतवत्यः। अनुसंधान के द्वारा ये तथ्य भी प्रमाणित हो चुका है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी संस्कृत की सेवा में संलग्न रही हैं। तो इस प्रकार से हमने पाठ को पूर्णतः समाप्त कर लिया है। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो हमसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको मिलेगा ही, उसमें आपको सारे प्रश्नों के हल करने हैं। तो अब पाठ की समाप्ति तो हो गई, है ना। पूरे अच्छे से अब उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों के हल आपको सुंदर लिखावट में करना है और उसे स्मरण करना है, याद करना है। और अगले अध्याय को फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए? चतुर्थ पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 24। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। बहुत अच्छे। संस्कृत साहित्य लेखिका शीर्षक पाठ में किसका महत्व बताया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका शीर्षक पाठ में किसका महत्व बताया गया है? पाठ तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तब तो इसका उत्तर हम बहुत आसानी से कर लेंगे। महिलाओं के महत्व को बताया गया है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? महिलाओं। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? ये तो हमने समझ लिया है ना, कैसे चलती है गाड़ी? पुरुषों एवं नारियों के सहयोग से। पुनः अगला प्रश्न, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है? कौन है? पंडिता क्षमा राव। अगला प्रश्न, शंकर चरितम किसकी रचना है? उत्तर क्या होगा इसका? बहुत ही आसान, पंडिता क्षमा राव। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन रहती थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन रहती थी? गार्गी। गार्गी जनक की सभा में रहती थी, जो कि शास्त्रार्थ में बहुत ही कुशल थी। अगला प्रश्न, राजा चंद्रादित्य की रानी कौन थी? कौन थी? विजय भट्टारिका। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों के पद्य प्राप्त होते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों के पद्य प्राप्त होते हैं? 40। उत्तर क्या होगा इसका? 40। पुनः अगला प्रश्न, अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5। उत्तर क्या होगा? 5। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अत्यंत प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अत्यंत प्रसिद्ध कौन है? पंडिता क्षमा राव। अरे वाह, आपने तो बहुत ध्यान दिया है। पुनः अगला प्रश्न, ग्राम ज्योति किसने लिखा है? पंडिता क्षमा राव ने। अगला प्रश्न, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। अगला प्रश्न, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? उत्तर है इसका मधुरा विजयम। पुनः अगला प्रश्न, विजय भट्टारिका कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी थी ये? दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी यह।
तो उत्तर क्या हुआ हमारा? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी। अगला प्रश्न, किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी रहती थी? किसकी सभा थी वह? जनक की सभा में रहती थी ये। अगला प्रश्न, विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्णा, श्याम वर्ण की थी। मीरा लहरी किस कवित्री के द्वारा लिखा गया है? पंडिता क्षमाराव। पुनः अगला प्रश्न, विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा था? विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने कहा था। पुनः अगला प्रश्न, सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम सामासिक पद कहाँ प्राप्त होता है? कौन सी पुस्तक थी वह? वरदाम्बिका परिणय, बिल्कुल सही। वरदाम्बिका परिणय ही वह पुस्तक थी जिसमें सबसे दीर्घतम सामासिक पद प्राप्त होता है। जीवन चरितम का सामासिक विग्रह करें। क्या होगा इसका सामासिक विग्रह? जीवनस्य चरितम इति जीवन चरितम। और कौन सा समास हुआ यह? तो विभक्ति युक्त है, अर्थात इसकी विभक्ति देखकर पहचान कर लेना है। तो यह षष्ठी विभक्ति में है, अर्थात यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला, शास्त्रार्थ कुशला का समास परिचय दें। शास्त्रार्थ कुशला का समास परिचय दें। तो विग्रह कैसे करना है? जैसे हमने इसका उच्चारण किया, अर्थ भी स्पष्ट कर लिया और कर दिया विग्रह। तो विग्रह हमने क्या किया? शास्त्रार्थे कुशला। यहां भी हमें विभक्ति देखना है। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति, अर्थात यह सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। पुनः अगला प्रश्न, इत्यादयः शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? इत्यादयः का पहले विच्छेद करना होगा। इति धन आदयः, अर्थात इसमें ह्रस्व ई और आ वर्णों की संधि हुई है और एक नया वर्ण क्या बना है? ई धन आ से मिलकर एक नया वर्ण या बना। पुनः अगला, और यह इस क्रम का अंतिम प्रश्न है, यह वृथैव का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करना है, कैसे? वृथा धन एव, आ और ए वर्णों की संधि होने पर कौन सा नया वर्ण बनेगा? अय बनेगा और रूप बना वृथैव, अर्थात यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बच्चों, आपने और हमने मिलकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी हल कर लिया। और अब क्या करना है हमें? तो इसे बहुत अच्छे ढंग से अपने बुद्धि में बिठा के रखना है ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। परीक्षा के क्रम में कोई किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और जब पाठ हमारे बुद्धि में बैठा है तो फिर सारे उत्तर तो बुद्धि में ही है ना, तो वहीं से निकलेंगे उत्तर और हमारे प्रश्न हल होते जाएंगे, उनका समाधान मिलता जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पूर्ण रूप से, इसे हमने क्या किया? अपने दिमाग में बिठा लिया है। और इसे और क्या करना है? अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखकर इसे एकदम स्थिरता पूर्वक अपने दिमाग में भी रखना है और आपकी उत्तर पुस्तिका में भी आ गया। तो यह तो अगर पुनः पुनः इसका अभ्यास करते रहेंगे तो यह कभी
आप भूल ही नहीं पाएंगे, है ना बच्चों? तो इसे आप अब पुनः पुनः अभ्यास करेंगे। Biscuit, telekovic ka na rin. Diyan na. Alam mo. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सब चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है
आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी, और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।